नमस्कार, मैं अनुराग कुमार गुप्ता, स्टूडेंट फैकल्टी ऑफ लॉ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में आपसे व्यूअर को हार्दिक अभिनंदन है हमारी तरफ से और हमारे चैनल बीएचयू वर्ल्ड की तरफ से। प्रीवियस जो लास्ट मैंने वीडियो बनाया था, मैंने डिस्कस किया था बीएचयू में एलएलबी एंड बीए एलएलबी कोर्स के एवरी एस्पेक्ट के बारे में। मैंने उसमें बताया था एलिजिबिलिटी एलएलबी के लिए और बीएलएलबी के लिए, नंबर ऑफ सीट, एग्जामिनेशन पैटर्न्स, कट ऑफ, फी, हॉस्टल्स और प्रिपरेशन कैसे करना है, इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन जो मन में क्वारी होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में रह गया होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दीजिएगा, मैं उन सारी क्वारीज को दूर करूंगा। आज जो स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है, मैं बनाने जा रहा हूँ, वो है कि प्रिपरेशन कैसे करना है और वो कौन कौन सी आपको मटेरियल चाहिए, कौन सा बुक पढ़ना है, उन चीजों के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि एलएलबी एंड बीएलएलबी दोनों के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बीएलएलबी में 150 पूछे जाते हैं और एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, मींस टोटल मार्क्स 450 होते हैं। तो एलएलबी के बारे में जो इस ईयर का पैटर्न है, सेम इसी तरह का पैटर्न नेक्स्ट ईयर भी आएगा, यह बिल्कुल असोड़ रही है। तो मैंने कल बताया था कि 30 क्वेश्चन इस बार लॉ से पूछे गए हैं और 40 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी से पूछे गए हैं। और बीए एलएलबी के एग्जामिनेशन में भी 60 to 70 क्वेश्चंस लीगल एंड पॉलिटी से मिला के पूछे जाते हैं। तो मैंने कल बताया था कि सिलेबस क्या है, मैं कल बता चुका था। आज मैं डिस्कस करूंगा, चूंकि मुझे लीगल एंड पॉलिटी पढ़ाना है। अदर्स जो है सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है, करंट अफेयर है, उसके लिए अलग से टीचर्स हैं। तो मैं बताऊंगा कि क्या क्या जो है आपके लिए मटेरियल्स इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, पहली बात, जो एलएलबी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। एक गाइड्स आती है यूनिवर्सल्स की, मैं लिख दे रहा हूं यूनिवर्सल्स की गाइड आती है, इंग्लिश मीडियम में आती है। आप इसको परचेस करना पड़ेगा, करीब 500 से 600 रुपए में आती है। इस बुक को एलएलबी स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहूंगा, यूनिवर्सल के गाइड आप नहीं लेते हैं तो इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो दिए गए हैं लीगल एंड पॉलिटी के, ओनली लीगल एंड पॉलिटी के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका आप जेरॉक्स करवा सकते हैं। और इसको आपको रखना काफी जरूरी है, खासकर एलएलबी स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं। और बीएलएलबी के लिए तो यूनिवर्सल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बुक बीएलएलबी के स्टूडेंट्स को परचेज करना मैंडेटरी है, उनके लिए अति आवश्यक है बीएलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए। और कुछ बच्चे एलएलबी के लिए अरिहंत पब्लिकेशन का बुक ले लेते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अरिहंत पब्लिकेशन का जो किताब है उसमें बहुत सारी एरर है, तो प्लीज ये बुक को परचेज ना करें। और अगर इसको पढ़ते हैं तो जब मैं इसको पूरा एरर को अमेंड कर दूंगा उसके बाद ही आप पढ़िएगा। और जो बुक लेना है आपके लिए, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो आप बीएचयू के साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 2014 से लेकर 2018 तक के अभी अवेलेबल है और 2019 के कुछ दिन बाद ही अवेलेबल हो जाएगा। तो आप 2019 का भी क्वेश्चन अपने पास रखेंगे। मैं सब चीज को डिस्कस करूंगा। और बीएलएलबी के जो स्टूडेंट्स है, चाहे वो क्लैट्स का दे रहे हैं, वो चाहे वो आईएलटीएस देना चाह रहे हैं, वो एलसेट देना चाह रहे हैं, उनके लिए यूनिवर्सल्स के अलावा एक अच्छी किताब आती है एपी भारद्वाज की। एपी भारद्वाज की किताब आती है, क्लैट्स एलएलबी एंड क्लैट्स के नाम से बुक आती है, इंग्लिश मीडियम से बुक आती है। इसको आपको परचेस करना है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स एलएलबी या बीएलएलबी दोनों का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए, चूंकि मैं ऑनलाइन क्लास से मैं पढ़ाऊंगा, तो चूंकि जो एलएलबी एंड बीएलएलबी या क्लैट हो, चाहे एलसेट्स हो, चाहे आईएलटीएस हो, जितने लॉ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, मोस्ट ऑफ द उसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लॉ ऑफ टार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट से पूछे जाते हैं, आईपीसी से पूछे जाते हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो है 80% क्वेश्चन, 90% क्वेश्चन जो है इन तीन लॉ के टॉपिक्स आते हैं। तो आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट रखना जरूरी है, बेयर एक्ट खरीद लेंगे। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए बाइलिंगुअल्स आते हैं, बेयर एक्ट। और
इंग्लिश मीडियम के लिए तो सिर्फ इंग्लिश का ही आता है, यूनिवर्सल पब्लिकेशंस का आते हैं या सीएलपी के आते हैं, कई अलग अलग एजेंसी के बुक आते हैं। तो जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बोलूंगा कि बेयर एक्ट जो है बाइलैंग्वेज कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट एंड आईपीसी के बेयर एक्ट आते हैं, ये दोनों कोडिफाइड लॉ है। लॉ ऑफ टास्क के बेयर एक्ट नहीं आते हैं, ये कोडिफाइड लॉ नहीं है। तो आईपीसी के बेयर एक्ट आते हैं, इसको आप जब मैं पढ़ाऊंगा तो जब क्रिमिनल लॉ में पढ़ाऊंगा तो बेयर एक्ट अपने साथ जरूर रखेंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ाऊंगा तो कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट अपने साथ जरूर रखेंगे। हाँ, जो स्टूडेंट्स बीए एलएलबी या क्लैट्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या आईएलटीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए स्पेशली मैं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर चाहें तो वो किताब कॉन्ट्रैक्ट्स आईपीसी और टास्क के लिए किताब ले सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है, आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, उससे अगर कोई सवाल हो तो हाँ हमसे पूछ सकते हैं। तो मैं किताब का नाम बता दूं स्पेशली उनके लिए जो बीए एलएलबी या क्लैट्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएलटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नॉट फॉर एलएलबी स्टूडेंट्स। एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सल अगर हो सके तो यूनिवर्सल का किताब ले लीजिए, और नहीं तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए लीगल एंड पॉलिटी, ओनली फॉर लीगल एंड पॉलिटी के जो क्वेश्चन दिए गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसका आप जेरॉक्स करके रख लेंगे। अरिहंत का बुक बिल्कुल मत यूज कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एरर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप अपने पास जरूर रखेंगे 2014 से लेकर 19 तक। हाँ, दो चीज बेयर एक्ट, एक आईपीसी कॉन्ट्रैक्ट का बेयर एक्ट, एक आईपीसी का बेयर एक्ट। बाइलिंगुअल, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो बाइलिंगुअल रखेंगे, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो उनके लिए बाइलिंगुअल की जरूरत नहीं, इंग्लिश की जो बेयर एक्ट मिलेंगे वो अपने पास रखेंगे। जो बीएलएलबी का स्टूडेंट्स है, क्लैट्स का स्टूडेंट्स है, आईएलटीएस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं किताब का नाम बता दे रहा हूं, अगर वो चाहे तो खरीद सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि बाद में वो जब प्रिपरेशन करेंगे सेमेस्टर एग्जाम्स का जुडिशरी का तो उनको वो काम आएगा। बहुत अच्छी किताब है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं किताब का नाम लिख दे रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट्स का बहुत अच्छा राइटर है अवतार सिंह, इनका किताब ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं आप। और आईपीसी के लिए लेंगे पीएसए पिल्लई, पीएसए पिल्लई की किताब लेंगे। और लॉ ऑफ टार्ट्स के लिए आरके बांदिया, आरके बांदिया सफिशिएंट बुक है, बहुत अच्छी बुक तो नहीं पर सफिशिएंट बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं कि पढ़ना क्या क्या इसमें है। आप तो ये मटेरियल्स हो गया, आप परचेज कर लेंगे, ये तो एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए मैंने बोल दिया, बीएलएलबी और क्लैट्स आईएलटीएस का स्टूडेंट के लिए मैंने बोल दिया। अब जो आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि चाहे क्लैट्स का एग्जाम्स हो या आईएलटीएस का हो, बीएचयू का हो, तो जो उसमें से क्वेश्चंस लीगल में पूछे जाते हैं, जो 3-4 नंबर के एवरी ईयर, चाहे वो क्लैट्स में हो तो 4-5 नंबर के पूछे जाते हैं, आईएलटीएस में पूछे जाते हैं, बीएचयू में पूछे जाते हैं, डीयू में पूछे जाते हैं। तो लीगल मैगजीन्स होते हैं, लीगल मैगजीन की संख्या काफी ज्यादा है, बट हमने 50 लीगल मैगजीन को कलेक्ट किया है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उस लीगल मैगजीन्स को जो है आपको याद करना है, मैं एक एक डिस्कस कर दूंगा उसका क्या अर्थ है। वो लैटिन मैगजीन्स है, इंग्लिश में है, और मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा। तो चलिए एक एक करके मैं क्लियर करता हूं। लीगल मैगजीन है ये एलएलबी, बीएलएलबी, क्लैट, आईएलटीएस सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और वेरी इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन इससे हर साल रहता ही है। तो पहला लीगल मैगजीन है जो मैं बताने जा रहा हूं, ये है अब इनिशियो। अब इनिशियो इसका मतलब होता है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, प्रारंभ से। हिंदी वाले स्टूडेंट्स को नोट्स कर लेंगे, प्रारंभ से। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जब हम पढ़ते हैं, जब माइनर एग्रीमेंट हम जब हम पढ़ाएंगे आगे जाके लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कि माइनर एग्रीमेंट इज वाइड ऑफ इनिशियो। एग्रीमेंट इज वाइड ऑफ इनिशियो। हिंदी में बोलते हैं कि अभ्यास के द्वारा किया गया करार प्रारंभ से ही शून्य होता है। इस ऑफ इनिशियो का अर्थ वेरी फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही। जब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताएंगे तो इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि माइनर एग्रीमेंट क्यों वाइड ऑफ इनिशियो कहा जाता है। जब सेक्शन 10 हम बताएंगे तो सेक्शन 10 में लिखा गया है कि ऑल द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय कंपेटेंट पार्टीज with free consent, lawful consideration, lawful object, it should not declare void by any law। तो वो कहता है कंपेटेंट पार्टीज होने चाहिए। तो वहां पे कहा गया कि माइनर है जो वो कंपेटेंट नहीं होता है, इसलिए माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट
प्रारंभ से ही शून्य होता है, मतलब माइनर एलिमेंट इज वाइड ऑफ निश्चय। तो इसको नोट्स करते जाएंगे और हम करके डिस्कस करते जाएंगे। सेकंड जो है वो है अलीबी। अलीबी मींस होता है एनीवेयर विल्स, मतलब अन्य जगह, किसी अन्य जगह पर होना। हिंदी में लिख दे रहा हूं अन्य जगह। एनीवेयर एल्स, अन्यत्र, किसी अन्य जगह पर होना। देखिए अलीबी मींस होता है एक्चुअल में, जब क्रिमिनल लॉ में एक थ्योरी है अलीबी का, वहां क्रिमिनल लॉ में यूज होता है। देखिए होता क्या एक्चुअल में कि जैसे मान लीजिए कि एक क्राइम जो है, मिस्टर ए जो है आज के डेट 18 अक्टूबर 2019 को रात में 7 बजे पटना में मौजूद है, और 18 अक्टूबर को 7 बजे वाराणसी में एक क्राइम हुआ, सबको छोड़ो एक मर्डर हुआ, बी का किल हुआ, मर्डर हुआ, और इस केस में इनको अक्यूज बना दिया गया ए को। तो ए है कोर्ट में जाके कहेगा कि 18 अक्टूबर 2019 को रात में 7 बजे मैं बनारस में नहीं होकर मैं पटना में था, तो ये मर्डर मेरे द्वारा कैसे हो सकता है? क्योंकि एक व्यक्ति तो दो जगह हो नहीं सकता है। तो जो ये डिफेंस लेता है क्रिमिनल लॉ में, जिसको इसी को हम लोग बोलते हैं एलिबी, मतलब अन्य जगह पर होना। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है अमेकस क्यूरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। अमेकस क्यूरी, इसका अर्थ होता है फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट। हिंदी में बोलते हैं वाद मित्र। देखिए इसका अर्थ क्या होता है ऐसे, जैसे आप कोर्ट में जाएंगे, लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाएंगे, हाई कोर्ट्स में जाएंगे, तो वहां पर कुछ पैनल्स में लॉयर होते हैं। जो पैनल्स में लॉयर अपॉइंट किया जाता है, स्पेशली उनके लिए अपॉइंट किए जाते हैं जो लोग काफी गरीब हो, उनका केस जो है बहुत फ्री में लड़ते हैं, बहुत नॉमिनल फी में केस लड़ते हैं, या तो आइदर फ्री लड़ते हैं या बहुत नॉमिनल केस में लड़ते हैं। तो ये पुअर पर्सन को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। या फ्री लीगल एड सर्विस के तहत से जो पुअर पर्सन है, जिनकी इनकम बहुत कम है, उनका केस जो है लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत उनका केस जो है फ्री में कुछ लोग लड़ते हैं। तो जो रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में पर्सन को, उसको हम लोग बोलते हैं अमिकस क्यूरी, अ फ्रेंड ऑफ अ कोर्ट, हिंदी में वाद मित्र। अगला है ऑर्डी अल्ट्रम पार्टम। ऑर्डी अल्ट्रम पार्टम, देखिए नेचुरल जस्टिस, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक न्याय, नैसर्गिक न्याय, इसका दो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है कि नो वन पर्सन कैन बी जज इन हिमसेल्फ मैटर। इसका कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे वाद का न्यायाधीश नहीं हो सकता, किसी ऐसे केस में जज नहीं हो सकता जिसमें उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। सपोज करो कि आई एम अ जज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी अगर किसी कोर्ट का मैं जस्टिस हूं, जज हूं, और उस कोर्ट में कोई ऐसा केस मेरे अगेंस्ट इंस्टीट्यूट किया गया, या मेरे किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट केस को फाइल किया गया जो मेरा रिलेटिव्स हो, तो वो केस को हम नहीं सुन सकते, उस केस में हम जस्टिस नहीं हो सकते। क्योंकि इससे क्या हुआ कि चूंकि केस मेरे अगेंस्ट, हमारे इंटरेस्ट के अगेंस्ट केस फाइल किया गया है, जैसे मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया गया, या मान लीजिए सपोज करो मैं किसी कंपनी में अपना शेयर होल्डर हूं या कुछ बिजनेस पार्टनर हूं, और उस कंपनी पर केस हुआ और वो केस का सुनवाई मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इससे पार्शलिटी हो सकती है। क्योंकि
डिसीजन मैं अपने फेयर में ले लूंगा। तो नेचुरल जस्टिस का रूल है ऑर्डी अल्टरम पार्टम, जिसको बोलते हैं पहला नेचुरल जस्टिस का रूल है। पहला है नो वन पर्सन कैन बी जज इन हिमसेल्फ मैटर, जिसमें आपके अगेंस्ट केस फाइल किया गया या आपका इंटरेस्ट उससे जुड़ा हुआ है, तो आप उस केस में न्यायाधीश के रूप में नहीं हो सकते हैं, पहला। सेकंड को बोलते हैं ऑर्डी अल्टरम पार्टम। ऑर्डी अल्टरम पार्टम मतलब होता है कि किसी दूसरे पर्सन को बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दिए हुए आप केस का सुनवाई नहीं कर सकते, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग गिवन टू बोथ साइड। अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग गिवन टू बोथ साइड। जैसे ऑर्डी अल्टरम पार्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन्स है, और ये मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स में पूछे गए हैं, डीयू में पूछे गए हैं, पीएचयू में पूछे गए, और हमेशा रिपीट करता है ये। तो इसको अच्छे से समझेंगे। ऑर्डी अल्टरम पार्टम इज अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग गिवन बोथ साइड। नेचुरल जस्टिस का सेकंड रूल है। इसमें कहा गया है जैसे मान लीजिए कि एक पार्टीज है, बी एक पार्टीज है, इन दोनों के बीच में सिविल सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। मान लीजिए कोर्ट है, एक कोर्ट में ए के अगेंस्ट बी ने केस फाइल किया है, ठीक। तो ए अपना एडवोकेट लेके जाएंगे, बी अपना एडवोकेट लेके जाएंगे, तो दोनों पक्षों के दलील सुने जाएंगे। दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद ही कोर्ट अपना डिसीजन सुनाएगी। बिना दोनों पक्षों के बात सुने हुए कोर्ट अपना डिसीजन नहीं दे सकती है जनरली वे में। आगे एक एक्सेप्शन बताएंगे हम, जिसको हम लोग एक्स पार्टी डिग्री बोलते हैं। तो कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद ही डिग्री जारी करेगी। सेम टू सेम क्रिमिनल लॉ के मामला में, क्रिमिनल लॉ के मामले में ए अक्यूज्ड है और सपोज करो कि बी विक्टिम है। जैसे इसने इसको चाकू मार के घायल कर दिया, स्टैब कर दिया, इसने केस फाइल किया कोर्ट में, तो अक्यूज्ड कोर्ट में पेश होगा, ये भी बी आएगा, ये भी अपनी बात रखेंगे कोर्ट में, ये भी अपना बात रखेंगे, ये अपना एडवोकेट्स लेके जाएंगे। बी चूंकि विक्टिम है तो इसका गवर्नमेंट लॉयर केस लड़ेंगे, जिसको लोग एपीओ सरकारी वकील बोलते हैं, प्रोसिक्यूशन केस लड़ेगी। तो दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद ही कोर्ट ऑफ लॉ जो है अपना जजमेंट देगा। इसको बोलते हैं ऑर्डी अल्टरम पार्टम। नेक्स्ट जो मैगजीन है वो है बोनाफाइड। बोनाफाइड मींस गुड फेथ, हिंदी में इसको बोलते हैं सद्भाव। जैसे मान लीजिए कि आई एम किडनी पेशेंट, मेरी किडनी खराब हो चुकी है, मैं डायलिसिस पे चल रहा हूँ, ठीक। और हमारा जो डॉक्टर ट्रीटमेंट किया उसने हमको कह दिया कि सर आपका किडनी खराब हो चुका है, आप कुछ ही दिन जिएंगे, और ये सुनने के बाद मैं तुरंत मर गया। लेकिन डॉक्टर फिर भी लायबल नहीं होगा क्योंकि उसने गुड फेथ में कही है। तो एक एग्जांपल के तौर पर मैंने गुड फेथ को बताया। गुड फेथ का डेफिनेशन सेक्शन 52 इंडियन पेनल कोड में दिया गया है, जहां बताया गया ड्यू केयर एंड कॉशन। सेक्शन 52 इंडियन पेनल कोड में कहा गया ड्यू केयर एंड कॉशन, हिंदी में बोलते हैं उचित सावधानी एवं सतर्कता से। नेक्स्ट मैक्सिम्स है केवियट इम्पेटर। इसको बोलते हैं लेट द बायर बी अवेयर। केवियट इम्पेटर सेल्स एंड प्रोडक्ट्स जब हम पढ़ते हैं उसमें एक वर्ड है केवियट इम्पेटर। इसका अर्थ होता है लेट द बायर बी अवेयर, तो ग्राहक खुद ही सावधान रहे, क्रेता सावधान रहे, जिसको हिंदी बोलते हैं क्रेता सावधान रहे। इसका मतलब है जैसे हम सपोज करें किसी दुकान में एक आर्ट्स के लिए गुड हम खरीदने गए और उस दुकान में गए तो सपोज करिए उसमें कुछ गारंटी वारंटी उस प्रोडक्ट पे था या दुकान वाले दे रहे, सपोज करो 2 ईयर की गारंटी था।
और हम दुकान में गए, उस दुकान में से सामान को खरीद लिया, और दुकानदार गारंटी वारंटी के बारे में बोलने जा रहा था। हमने कहा सर रहने दीजिए, बस मुझे पसंद है, गारंटी वारंटी की कोई जरूरत नहीं है, हमको यह सामान दे दीजिए। सपोज करो कि हमने 1000 में खरीद लिया और हमने गारंटी वारंटी के बारे में कोई कुछ हमने नहीं कहा, सर मुझे पसंद है सामान, बस मुझे दे दीजिए। मैं लेके चला गया और 3 महीने के बाद ये खराब हो गया। हम दुकानदार के पास आए कि सर ये सामान खराब हो गया, मैंने सुना था कि आप इस प्रोडक्ट पे 2 साल की गारंटी दे रहे हैं अपने तरफ से, तो मुझे भी ये सामान का गारंटी मिलना चाहिए जैसा आप दूसरे को दे रहे हैं। और दुकानदार आपको मना कर देता है कि नहीं हम नहीं देंगे, क्यों, चूंकि आपने मना कर दिया था, आपने सुना नहीं, तो आप जो है इस ग्राउंड के आधार पर इसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पफिंग। अगर पफिंग के मामले में आपने ध्यान नहीं दिया, आपने जाना पहचाना नहीं, अच्छे से तर्कों को नहीं, अच्छे से आप सावधानी से चीजों को नहीं परखा, नहीं जाना, तो आप इसके अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते हैं। सेल्स एंड गुड एक्ट्स जब पढ़ते हैं तो उसमें एक कीवर्ड इंपटर वर्ड आता है। नेक्स्ट जो मैक्सिम है वो है डी फैक्टो एंड डी जूरे। डे फैक्टो मींस होता है बाई फैक्ट, तथ्येन जिसको बोलते हैं, बाई फैक्ट। और डे जूरे मींस बाई लॉ। इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, सिंपल है, बस डे फैक्टो मींस बाई फैक्ट एंड बाई लॉ। जब ये इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे तो मिलता है बाई डे फैक्टो, डे जूरे। अगला नेक्स्ट जो मैक्सिम है वो है एक्स पार्टे। एक्स पार्टे होता है, कहीं कहीं पे एक्स पार्टे डिक्री भी लिखा होता है, तो एक्स पार्टे या एक्स पार्टे डिक्री। देखिए इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि ऑर्डी अल्टरम पार्टम, नेचुरल जस्टिस का रूल, कि दोनों पक्षकार को सुने बिना कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना सकती है। लेकिन एक उसका एक्सेप्शन था जो मैंने पहले पीछे भी आपको बताया था। एक्स पार्टे जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं एक पक्षीय, एक्स पार्टे डिसीजन, एक पक्षीय निर्णय। देखिए एक्स पार्टे में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक केस फाइल हुआ, सपोज करो कि ए ने केस फाइल किया बी के अगेंस्ट, एक प्रॉपर्टी का मामला चला, ए ने केस फाइल किया बी के अगेंस्ट। तो सिविल मामला में एक प्लेंट फाइल होता है, इसको बोलते हैं प्लेंट। आपने प्लेंट फाइल किया, जिस दिन आपका केस एडमिसिबल हुआ उस दिन कोर्ट में जज बैठते हैं। आपने केस फाइल किया, आप अपने एडवोकेट्स को लेके गए। जब आप केस फाइल करते हैं, प्लेंट फाइल करते हैं, तो दूसरे पक्षकार को नोटिस दी जाती है, इनको नोटिस आता है कोर्ट से कि आप आइए। सपोज कीजिए कि ये पक्षकार जो है कोर्ट में नहीं जा रहा है, एक बार नहीं गया कोर्ट में, दोबारा नोटिस किया, 2 बार नहीं गए, आफ्टर सम टाइम जब बार नहीं जाते हैं तो कोर्ट क्या करते हैं कि जो एविडेंस ये प्रोड्यूस करते हैं, जो ये एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे, उसी एविडेंस के आधार पर कोर्ट जो है अपना डिसीजन सुना देगी और सिविल मामला में डिक्री पारित कर देगी। जो सिविल मामला में डिक्री पारित होती है तो सिविल मामला में कोर्ट अपनी तरफ से डिक्री पारित कर देगी जो ये एविडेंस प्रोड्यूस करेंगे उस आधार पर। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्स पार्टे डिक्री, हिंदी में बोलते हैं एक पक्षीय निर्णय। एक पक्षीय निर्णय मतलब एक पक्षकार गया, कौन पक्षकार गया, जिसने केस फाइल किया, और जो पक्षकार के अगेंस्ट केस फाइल किया वो पक्षकार नहीं आया। तो अगर वो पक्षकार नहीं आया तो जो पक्षकार आएगा, जो एविडेंस कोर्ट के सामने आए हैं, एविडेंस, उसी एविडेंस के ग्राउंड पर कोर्ट जो है अपना डिसीजन सुना देगी, उसको बोलते हैं हम एक्स पार्टे डिक्री। अगला लीगल मैक्सिम्स है जो इंजुरिया साइन डैमनम। बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है इंजुरिया साइन डैमनम, एक होता है डैमनम साइन इंजुरिया। जब लॉ ऑफ टार्ट्स को हम बताएंगे डीपली में तो फिर से इसका अध्ययन करेंगे और केसेस भी बताएंगे
यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में बता देना चाहेंगे इंजुरिया सैम डैमनम। देखिए इंजुरिया सैम डैमनम मतलब होता क्या है? इंजुरिया मीन्स इंजुरी, साइन मीन्स विदाउट, डैमनम मीन्स डैमेज। जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम जब अध्ययन करते हैं तो दो वर्ड्स आता है, एक इंजुरी एक डैमनम, डैमेज। इंजुरिया का इंजुरी, साइन मीन्स विदाउट, डैमनम का डैमेज। इंजुरी मीन्स होता है जहां पर आपको लीगल राइट का वायलेशन हुआ, वायलेशन ऑफ लीगल राइट। डैमेज मीन्स आपको डैमेज हुआ हो, चाहे वो मॉनेटरी डैमेज हो, आपको किसी प्रकार डैमेज हुआ, जैसे डैमेज ऑफ मॉनेटरी, आपका मनी लॉस हुआ हो कुछ, लेकिन आपको किसी लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ, विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो, तो उसको बोलते हैं इंजुरिया सैम डैमनम। क्षति बिना हानि के, इसको हिंदी बोलते हैं इंजुरिया को क्षति, इसको बोलते हैं हानि। मतलब आपको इंजुरी हुई हो लेकिन हानि नहीं हुई हो, इंजुरी हुई हो, क्षति हुई हो, हानि नहीं हो। अब बताइए इसमें एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसा कुछ कीजिए कि जो प्रिंसिपल लेड डाउन हुआ था, एक्चुअल में एसा वर्सेस वाइट का एक केस डिसाइड हुआ था इंग्लैंड में। इस केस के बाद जो है प्रिंसिपल लेड डाउन हुआ था। इस केस में एक्चुअल में क्या हुआ था कि एक क्वालिफाइड वोटर था, सपोज कीजिए कि एक क्वालिफाइड वोटर है और एक इसका प्रतिनिधि है, सपोज कीजिए कैंडिडेट है सी एक कैंडिडेट है। एसा वर्सेस वाइट्स जो है वो अपने कैंडिडेट सी को वोट देना चाहता था, लेकिन जो वोट में जो अधिकारी थे, जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो वोट दिलवा रहे थे, उन्होंने ए को वोट देने से रोक दिया। वोट देने से रोक दिया गया, ये अपने जो वोट देने का अधिकार है, लीगल राइट जो है, उससे ये डिप्राइव रह गया, वंचित रह गया। लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो रिजल्ट आने के पश्चात पता चला कि जो जिसे वो जिताना चाह रहा था, सी के जो उसका कैंडिडेट है जिसके पक्ष में वोट देना चाह रहा था, वो ऑलरेडी जीत चुका है। ये वोट इसके बिना वोट के भी जीत चुका है। फिर इसने केस फाइल किया कोर्ट में स्टेट के अगेंस्ट, क्योंकि जो वोट के अधिकारी थे, जहां पर वोट पड़ रहे थे वहां पर अधिकारी थे वो स्टेट के लोग थे, तो उन्होंने उनके अगेंस्ट केस फाइल किया, स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल किया। तो कोर्ट ने यहां पर कहा कि भले ही आपके प्रतिनिधि जीत चुके हैं बिना आपके वोट से, लेकिन चूंकि आपको वोट देने से रोका गया तो आपके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, भले ही आपको 1 रुपया का भी क्षति नहीं हुआ है, लेकिन आपके जहां विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो आपको डैमेजेस कंपनसेशन, चूंकि लॉ ऑफ टॉर्ट में कंपनसेशन प्रोवाइड किया था, और मॉनेटरी कंपनसेशन मींस आपको पैसा दिया जाता है उसको बदले में, तो आपको कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंजुरिया सैम डैमनम। इससे बहुत सारे रिलेटेड केसेस हैं, बाद में इस पर और डिस्कस करेंगे डीप में। मतलब इसका जान लीजिए इंजुरिया मींस इंजुरी, साइन मींस विदाउट, डैमनम मींस डैमेज। इंजुरी मींस वायलेशन ऑफ लीगल राइट। यहाँ पे आपको मॉनेटरी जो है लॉस होना जरूरी नहीं है, 1 रुपया 2 रुपया कुछ क्षति हो, मॉनेटरी हो, सब कुछ होना जरूरी नहीं है, बस आपके लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, ये सफिशिएंट है इसके लिए। अगला जो मैक्सिम्स है उसको बोलते हैं डैमनम सैम इंजुरिया। डैमेज विदाउट इंजुरी, डैमेज मींस मैंने पहले ही बता चुका है कि डैमेज मींस आपको लॉस हुआ हो, लाइक मॉनेटरी लॉस हुआ, आपको पैसा का नुकसान हुआ हो,
लेकिन इंजुरी नहीं हुआ। इंजुरी मींस आपके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल के तौर पर सपोज कीजिए कि ए एक पर्सन है और इसके लंका चौराहा पे एक दुकान है। सपोज कीजिए कि एक इसका होटल है और ये अपना होटल चला रहा है। सपोज कीजिए ये होटल है, इसका पर डे इनकम है 1000 रुपया। और एक बी पर्सन है, इसने भी इसके जस्ट कुछ दूर पर या बगल में एक लंका ही चौराहे के आसपास में एक और दुकान खोल दिया। और इसकी दुकान खोले जाने से इसका जो इनकम पर डे 1000 रुपया था वो घटकर हो गया 500 रुपया। अब इसको एवरीडे 500 रुपया का लॉस हो रहा है। पहले वो 1000 रुपया कमा रहा था, अब पर डे ये मात्र 500 रुपया कमा रहा है। अब इसने केस फाइल किया बी के अगेंस्ट, तो क्या कोर्ट इसको कंपनसेशन प्रोवाइड करेगी या नहीं करेगी, सवाल ये आता है। तो जो प्रिंसिपल लेड डाउन हुआ था, एक वेरी फेमस केस है लास्ट और जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वहां पर बताएंगे ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल का केस हम बताएंगे। तो इसको बोलते हैं डैमनम्स एंड इंजुरिया। देखिए यहाँ पे क्या एक्चुअल में कि आपको लॉस हो रहा है, मॉनेटरी लॉस हो रहा है, ऑफ मॉनेटरी लॉस हो रहा है, लेकिन इसका भी तो राइट है, इसका फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन से जो राइट मिला हुआ है कि आप बिजनेस कर सकते हैं, आप दुकान खोल सकते हैं, आप समथिंग कर सकते हैं, अपने लाइवलीहुड के लिए कर सकते हैं। आर्टिकल 19 जब हम पढ़ते हैं राइट टू लिवलीहुड है 19G में। तो इसने वो दुकान खोला, हाँ इसको नुकसान हुआ है, लेकिन इसके ने तो किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया। तो कोर्ट इस परिस्थिति में कोई भी रिमेडीज प्रोवाइड नहीं करेगी। मींस ए को कोई भी कोर्ट के द्वारा क्षतिपूर्ति मींस कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इसके विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। डैमेज हुआ है, डैमेज मींस मॉनेटरी लॉस हुआ है। जैसे 1000 रुपया कमा रहा था 500 रुपया ही कमा रहे हैं, तो मॉनेटरी लॉस हुआ है, लेकिन किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। भले कितना भी उसको मॉनेटरी लॉस हो, इसकी दुकान बिल्कुल बंद हो गई, 0 रुपया इनकम हो, 0 रुपया इनकम हो रहा है, 1 रुपया इनकम हो रहा है, 5 रुपया पर डे इनकम हो रहा है, जो समथिंग हो, लेकिन इसके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है इसके किए गए कार्य की वजह से। इसलिए इसको कोर्ट कोई भी रेमेडीज प्रोवाइड नहीं करेगी और नहीं इसको दुकान चलाने से या होटल चलाने से रोक सकती है। इसको हम बोलते हैं डैमनम्स एंड इंजुरिया। अगला जो इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीम है वो राइट इन रेम। देखिए लॉ ऑफ टॉर्ट में हम इसका या क्रिमिनल लॉ में इसकी यूज होती है राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम, दो चीजें होती है। दो चीज होती है, राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम। देखिए इन रेम मींस होता है होल वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व, और इन पर्सोनम मींस होता है पर्टिकुलर पर्सन। तो कोई खास व्यक्ति। देखिए राइट इन रेम मतलब क्या होता है, जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड क्रिमिनल लॉ हम पढ़ते हैं तो इसका यूज होता है राइट इन रेम का। एक्चुअल में क्या होता है, जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स है, सपोज कीजिए कि ये एक पर्सन है, ये किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रह रहा है, सपोज कि वाराणसी के लंका चौराहा पर ये रह रहा है, तो इसका राइट से रहने का, और बाकी जितने लोग हैं होल वर्ल्ड के लोग हैं, ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं, ई हैं, पूरा होल वर्ल्ड सारे लोग जितने भी लोग हैं, इसका राइट है तो इनका ड्यूटी है। जो कंपल्सरी राइट एंड ड्यूटी कंप्लीमेंट होते हैं, एक दूसरे पूरा होते हैं। जहां राइट होगा तो वहां ड्यूटी होगा। तो लॉ ऑफ टॉर्ट में इसका अध्ययन क्यों किया था, लॉ ऑफ टॉर्ट में क्यों बातें आती है राइट इन रेम्स की। एक्चुअल में क्या है, जैसे मान लीजिए ए है तो इसका राइट है कि इसके प्रति कोई टार्ट्स नहीं कर सकता। टार्ट्स मतलब जैसे हम पढ़ेंगे बाद में जाकर, टार्ट्स में क्या था, असॉल्ट है, बैटरी है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट है, न्यूसेंस है, नेग्लिजेंस है, जो भी टार्ट्स हैं। तो ए का राइट होता है कि इसके अगेंस्ट कोई टार्ट ना करे। इसके एक ड्यूटी होती है कि वह किसी के अगेंस्ट कोई फॉल्ट नहीं करे, मतलब ये भी कोई टार्ट्स नहीं करे या कोई क्राइम नहीं करे। सेम टू क्रिमिनल लॉ में ए का ड्यूटी है कि किसी के अगेंस्ट वो क्राइम न करे, और उसी प्रकार ए का राइट है कि वो इनके प्रति कोई भी पर्सन क्राइम न करे। तो इसलिए बोलते हैं मतलब राइट इन रेम मतलब जहां अधिकार पूरे वर्ल्ड के लोगों के अगेंस्ट है आपका, और जहां इन सबों का ड्यूटी जो है, सारे लोगों की ड्यूटी आपके तरफ हो, इसलिए बोलते हैं राइट
इन रेम, क्रिमिनल लॉ में राइट इन रेम होता है और लॉ ऑफ टार्ट्स में, हाँ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में राइट इन पर्सोनम होता है और ड्यूटी भी किसी पार्टिकुलर पर्सन के ही अगेंस्ट होता है। देखिए इन पर्सोनम में हमने बताया पर्सन, किसी पार्टिकुलर पर्सन। सपोज करो कि ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में हुआ कि ए जो है अपना घोड़ा जो है बी को बेचेगा और इसके बदले बी जो है इसको 5,000 रुपए देगा। तो जो अग्रीमेंट हुआ, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट के होने से ए का जो है बी के प्रति राइट हो गया और बी का ए के प्रति ड्यूटी हो गया। ए का राइट है वो बी से घोड़ा खरीदेगा, घोड़ा उसका लेगा, और बी का ड्यूटी है, सॉरी ए का राइट्स है कि वो ए का ड्यूटी हुआ कि वो बी को जो है अपना घोड़ा बेचेगा और बी का राइट है कि वो इसको 5,000 रुपए देगा। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि चूंकि दो पार्टीज होते हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का जब हम बात करते हैं तो दो पार्टीज होते हैं ए बी, सपोज ए एंड बी है, तो जो इनके अगेंस्ट राइट और ड्यूटी क्रिएट हुए, मींस अगर बी ने घोड़ा नहीं दिया तो ए सी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता। या सपोज करो कि डी एक पर्सन है, अगर ए ने घोड़ा जो है बी को नहीं दिया और बी ने 5 किलो पैसा लेकर आया, कॉन्ट्रैक्ट 5 किलो पैसा देने के बाद कहते हैं 5 किलो पैसा लेकर आया है और ए ने बी को घोड़ा नहीं दिया, किसी और को बेच दिया, ई को बेच दिया, तो जो केस फाइल करता है तो इसका जो राइट होता है वो ए के अगेंस्ट केस फाइल करने का होता है ब्रीच के केसेस में। तो जो किसी पार्टिकुलर पर्सन जो ब्रीच कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का भंग हो रहा है, तो जो केस अराइज करने का जो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, तो केस फाइल करने का अधिकार अगर ए घोड़ा नहीं देता तो बी का ए के अगेंस्ट है, ना कि डी को है उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। तो राइट इन रेम मतलब जहां पे अधिकार आपका पूरे विश्व के सभी लोगों के अगेंस्ट है और जहां पे सारे लोगों की ड्यूटी आपके तरफ हो। और राइट इन पर्सोनम मतलब जहां अधिकार किसी पार्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट है, तो इसको हम लोग राइट इन रेम एंड राइट इन पर्सोनम बोलते हैं। अगला जो लीगल मैक्सिम है वो लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई बहुत फेमस मैक्सिम्स है और बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं भी। लोकस स्टैंडाई मतलब होता है राइट टू स्टैंडिंग बिफोर कोर्ट। जैसे सब कुछ के लिए कि एक केस फाइल हुआ, सिविल केस फाइल हुआ, ए ने केस फाइल किया प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर बी के अगेंस्ट, एक कोर्ट में केस फाइल किया, कोर्ट है ठीक। तो अगर केस फाइल किया तो इसको बोलते हैं प्लेंटिफ, सिविल सूट में जो होता है इसको बोलते हैं प्लेंटिफ, जो केस लाता है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, और बी है वो है डिफेंडेंट, जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया गया वो डिफेंडेंट। तो यहां पर हम सवाल उठाएंगे कि ए जो है उसका किस अधिकार के तहत वो कोर्ट को अपने आप रिप्रेजेंट कर रहा है, बस उसकी क्या स्टेटस है कोर्ट के सामने इस केस में। तो एज ए प्लेंटिफ मतलब प्लेंटिफ होने के नाते, मतलब ए ने केस फाइल किया है बी का केस कोर्ट ऑफ लॉ में, तो ए का जो राइट हो रहा है कि वो कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो, कोर्ट के सामने अपनी बातों को रखे, तो वो जो राइट जिस स्टेटस से उसको प्राप्त हो रहा है उसको बोलते हैं लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई मींस राइट टू स्टैंडिंग बिफोर कोर्ट, कोर्ट के सामने किस हैसियत से, किस स्टेटस से आप कोर्ट के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगला मैक्सिम है मैनाफाइड। इससे पहले हमने डिस्कस किया था बोनाफाइड।
बोनाफाइड का जस्ट उल्टा है मैलाफाइड। जैसे बोनाफाइड में बताता है गुड फेथ, ड्यू केयर एंड कॉशन, इसको हम बोलते हैं सद्भाव पूर्वक हिंदी में। बोनाफाइड का अपोजिट है मैलाफाइड। मैलाफाइड मतलब बैड इंटेंशन, दुर्भाव पूर्वक। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझा रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप एक यहाँ एलएलबी की क्लास चल रही है, आप रेगुलर क्लास आ रहे हैं, किसी टीचर से आपको इंडिविजुअली पर्सनली झगड़ा हो गया, आप उस टीचर ने आपका क्या किया कि आप रेगुलर क्लास आ रहे हैं लेकिन आपका अटेंडेंस जो वो कभी बनाता ही नहीं, आपका अटेंडेंस काट दे रहा है, वो नहीं बना रहा है, तो उसने जो ये कार्य किया वो मैलाफाइड से किया, इसलिए हम लोग बोलते हैं मैलाफाइड, दुर्भाव पूर्वक। अगला मैगजीन है मेंस रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है और बार बार पूछा जाता है मेंस रिया। एक क्रिमिनल नाम है, आता है मेंस रिया। दुराशय, मेंस रिया मींस गिल्टी माइंड दुराशय। दुराशय क्या होता है इसको ऐसे समझिए, जैसे सपोज करो कि ए जो है मिस्टर ए है वो बी को मारना चाह रहा है, जैसे भी हो, चाकू से मारना चाह रहा है, बंदूक से मारना चाह रहा है, जार देकर मारना चाह रहा है, जैसे ही मारना चाह रहा है, तो ये क्या करता है कि अपने को एक मन में जो है वो एक मन में फॉर्म करता है कि उसको वो मारना है। क्योंकि क्राइम करने से पहले वो तो मन में सोचेगा, मन में विचार बनाएगा कि हम उसको मारना है, उसको जान से मारा जाए, चाकू से मारे, बंदूक से मारे, जार देकर मारे, जैसा ही करे। तो ये जो मन में फॉर्म करता है, जो मन को उस स्थिति में लाता है, उस मनोदशा में लाता है कि हम उसको मारना है, जान से मारना है, उसकी हत्या कांड करना चाहता है, जो मन में वो बनाता है, जो मन में फॉर्म करता है, जिसको हम देख नहीं सकते, ये इट इज अब्स्ट्रैक्ट है, भावना है उसके अंदर में, तो उसी को बोलते हैं लोग गिल्टी माइंड या मेंस रिया, दुराशय। जब इसको हम आगे मैगजीन्स बताएंगे, एक्टस नॉन फेसिट रिया, मिसी मेंसेंट रिया, तो इसको फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्टस रिया और मेंस रिया। बस यहां तक आप समझिए कि मेंस रिया मींस गिल्टी माइंड, दुराशय, दोषित मस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं, मन में वो चीजें जो किसी दूसरे को हर्ट करने के लिए, किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हम सोच रहे हैं, जो हमारी थिंकिंग है, जो अब्स्ट्रैक्ट है, जो देखी नहीं जा सकती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेंस रिया, गिल्टी माइंड। एक प्रिंसिपल है एक्टस नॉन फेसिट रिया, मिसी मेंसेंट रिया, जो क्रिमिनल लायबिलिटी का 2019 एलएलबी में पूछा गया है। तो क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है मेंस रिया। अगला लैटिन मैक्सिम्स है ओनस प्रोबंडाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है और मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन से बार बार रिपीटली पूछा गया है। ओनस प्रोबंडाई मींस बर्डन ऑफ प्रूफ, हिंदी में बोलते हैं सबूत का भार। जब एविडेंस लॉ हम पढ़ते हैं तो ओनस प्रोबंडाई की बात आती है कि ओनस प्रोबंडाई है क्या। एक्चुअल में जब एविडेंस लॉ में हम पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया है कि ओनस प्रोबंडाई मींस बर्डन ऑफ प्रूफ उसके तरफ होगा जो किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को आसाट करता है। आसाट करने मतलब जो व्यक्ति किसी तथ्य के होने या ना होने, एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस, अस्तित्व या उसके अनस्तित्व को अनुसमर्थन करता है, रेटिफाई करता है, आसाट करता है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे जाता है। जैसे 2019 एलएलबी में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिमिनल मामला में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, आपराधिक मामलों में सबूत का भार किसके ऊपर जाता है। तो आपको हम बताएंगे कि बर्डन ऑफ प्रूफ क्रिमिनल मामला में किसके ऊपर जाता है। देखिए क्रिमिनल मामला में क्या होता है, जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है सपोज करो मिस्टर ए एक पर्सन है और ये मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने बी की हत्या जो है गन से गोली मारकर किया, मिस्टर ए ने मिस्टर बी की हत्या कारित किया। अब कोर्ट ऑफ लॉ में मुकदमा चला, तो एक बात और जान लीजिए कि जो क्राइम होता है ये माना जाता है कि सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, अगेंस्ट सोसाइटी।
आगे चलकर इसको बहुत डिटेल में बताएंगे, थोड़ा ब्रीफ में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगेंस्ट सोसाइटी क्यों ऐसा कहा जाता है? एक्चुअल में माना जाता है कि जो हमारी सिक्योरिटी है, हमारी सुरक्षा है, वो प्रदान करने की जिम्मेवारी स्टेट को जाती है। जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, तो स्टेट की कुछ ड्यूटी होती है। फेयर स्टेट से वेलफेयर स्टेट की तरफ जब कंसेप्ट बढ़ा, तो फेयर स्टेट थी तो वहां पर बात की गई थी कि स्टेट जो है व्यक्तियों को सिक्योरिटी प्रदान करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। वेलफेयर स्टेट में और इसका दायरा बढ़ा दिया गया था। तो ये माना जाता है कि अगर हम सोसाइटी में सोसाइटी में रह रहे हैं, तो स्टेट की जिम्मेवारी है कि वो हमें सुरक्षा प्रदान करे, हमें कोई व्यक्ति मारे नहीं, हमें कोई पीटे नहीं, हमारी कोई प्रॉपर्टी लूट न ले, मतलब हमारे अगेंस्ट किसी प्रकार का वो क्राइम न करे। अगर उसने कोई क्राइम किया तो ये माना जाता है कि स्टेट अपनी ड्यूटी में फेल्यूर हुआ। तो ये माना जाता है कि अगर ए ने बी को किल किया, तो सिर्फ ये नहीं माना जाएगा कि ए ने बी के अगेंस्ट किया, बल्कि ये माना जाएगा कि ए ने ये जो अपराध किया वो सोसाइटी का अगेंस्ट हुआ, और सोसाइटी मिलकर राज्य का निर्माण होता है। तो ये माना जाता है कि ए ने न केवल बी के अगेंस्ट किया, बल्कि इसने राज्य के विरुद्ध किया। इसलिए जब कभी आप किसी केस को देखेंगे, सपोज कीजिए कि आई एम अनुराग कुमार गुप्ता, अगर ये अनुराग कुमार गुप्ता है, ये बी है, बी का मर्डर किया, तो अगर केस कोर्ट में आएगा तो आएगा, जैसे सपोज कीजिए बनारस में मैंने मर्डर किया, तो आएगा मिस्टर अनुराग कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। क्रिमिनल मामला में एक पक्ष का जो होता है वो अक्यूज्ड होता है, दूसरा पक्ष का स्टेट होती है, क्योंकि स्टेट उसका केस रिप्रेजेंट करती है। तो अब सवाल उठ रहा है कि अब क्रिमिनल मामला की प्रोसीडिंग कोर्ट में स्टार्ट हो रही है, तो प्रोसीडिंग में क्या हुआ कि यहाँ पे वर्डन ऑफ प्रोसिक्यूशन अप्लाई हुआ। प्रोसिक्यूशन अप्लाई मतलब कि अगर ये प्रोसिक्यूशन हमारे अगेंस्ट चार्ज लगाती है कि मिस्टर अनुराग कुमार गुप्ता ने मिस्टर बी की हत्या कारित किया वाराणसी में, तो अब जो स्टेट कह रही है कि मिस्टर अनुराग कुमार गुप्ता ने बी की हत्या कारित किया है, यानी किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में, मतलब अनुराग कुमार गुप्ता ने बी की हत्या कारित किया, इट इज अ फैक्ट, ये किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस के बारे में बोल रही है स्टेट। तो बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट पे लाइज होगा, मतलब स्टेट ये प्रूफ करेगा कि मिस्टर अनुराग कुमार गुप्ता उस पर्टिकुलर स्थान पर मौजूद थे जहां पे मिस्टर बी थे। मिस्टर अनुराग कुमार गुप्ता ने बंदूक चलाया और बंदूक से गोली निकली और इससे मिस्टर बी की मृत्यु कारित हुई। मतलब अगर कोर्ट में हम जाएंगे तो कोर्ट ये मानेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं इनोसेंस प्रेजम्पशन ऑफ इनोसेंस, मतलब कोर्ट ये मान के चलेगी कि मिस्टर अनुराग कुमार गुप्ता इज इनोसेंस, ये निर्दोष व्यक्ति है। जब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि हमने उनकी हत्या कारित किया, तब तक ये कोर्ट क्यों मानने चलेगी कि मिस्टर अनुराग कुमार गुप्ता इज इनोसेंट पर्सन, इन्होंने कुछ नहीं किया है। जब तक ये स्टेट जो है अपने दिए गए एविडेंस के आधार पर हमको प्रूफ ना कर दे। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि क्रिमिनल मामला में जनरली बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है। प्रोसिक्यूशन प्रूफ करेगी कि मिस्टर अनुराग कुमार गुप्ता ने बी की हत्या कारित किया, चाकू से किया, बंदूक से किया, जैसे भी किया, ये सारा जो बर्डन ऑफ प्रूफ है स्टेट में जाएगी, स्टेट प्रूफ करेगी। जो गवर्नमेंट लॉयर होती है वो जो एविडेंसेस आएंगे उसके आधार पे प्रूफ करेगी कि मिस्टर अनुराग कुमार गुप्ता ने इनको हत्या कारित किया। तो जनरली जो है बर्डन ऑफ प्रूफ का भार उसी पर जाता है जो किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अनुसमर्थन करता है। क्योंकि यहाँ पे स्टेट यह कहती है कि मिस्टर अनुराग कुमार गुप्ता ने हत्या कारित किया गया है, तो किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को स्वीकार कर रही है, किसी फैक्ट एग्जिस्टेंस की बात कर रही है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट पे लाइज होगा। और ये 2019 एलएलबी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रिमिनल मामला में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है, तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि स्टेट के ऊपर होता है जनरली। बाद में कुछ एक्सेप्शंस है जो हम बाद में बताएंगे जब पूरा क्रिमिनल लॉ को डीप में हम बताएंगे। तो दूसरा लीगल मैक्सिम है, बहुत फेमस है और ये बहुत बार पूछा भी आता है। पर इनक्यूरियम, लेकिन पर इनक्यूरियम में तो मिस्टेक बाई कोर्ट, मिस्टेक ऑफ कोर्ट या मिस्टेक बाई कोर्ट।
मिस्टेक बाई कोर्ट या मिस्टेक ऑफ कोर्ट, मतलब न्यायालय के द्वारा की गई भूल। अगर न्यायालय कुछ गलती करती है जजमेंट देने में या कुछ करती है तो उसको बोलते हैं मिस्टेक ऑफ कोर्ट, न्यायालय के द्वारा की गई भूल। इसको कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है वो मोडस ऑपरेंडाई। मोडस ऑपरेंडाई मतलब होता है मोड ऑफ वर्क। मोड ऑफ वर्क मतलब कार्य करने का तरीका। कार्य करने का तरीका क्या है? ये तो मैंने बता दिया, मिस्टेक बाई कोर्ट या मिस्टेक ऑफ कोर्ट, न्यायालय के द्वारा की गई भूल। 2014-15 में क्वेश्चंस पूछा है और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। एवरी ईयर्स मैंने बताया कि एलएलबी है वो बीएलएलबी हो, उसमें से 3-4 मैक्सिम्स आते हैं। नेक्स्ट अगला लीगल मैक्सिम्स है क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न, समथिंग रिटर्न मतलब क्या नहीं करते हो कि जो हमने कुछ दिया उसके बदले में मुझे क्या मिला। सपोज करो कि एक दुकान वाला ए है और हम बी है। हम दुकान में गए, दुकान में से हमने कुछ खरीदा, किताब खरीदा। सपोज करो कि एक किताब मुझे मिला। सपोज करो पीएस पिल्लई का क्रिमिनल लॉ का हमने किताब खरीदा, तो हमने दुकान वाला का इसका मूल्य चुका है सपोज करो 800 रुपए का किताब का दाम है, तो मैंने 800 रुपए दिया। तो समथिंग ऑफ रिटर्न मतलब कहने का तो कि जो दूसरा पर्सन ने हमें दिया उसके बदले में हमने क्या दिया, या हमने किसी को कुछ दिया तो उसके बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया। इसको हम जब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कहते हैं तो उसको बोलते हैं कंसिडरेशन। जब हम बताएंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हम बताएंगे व्हाट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब भी यही समथिंग होती है कि जो हमने दिया उसके बदले उन्होंने क्या दिया या क्या देंगे या क्या देने का वचन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले कुछ। आज की क्लास में मैंने इतने सारे लीगल मैक्सिम्स को बताया है, आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा। क्योंकि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस किया है, तो अब जो बाकी लेक्चर जो लीगल मैक्सिम्स बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट 1 डेज और लगेंगे इसको डिस्कस करने में। आपकी जिम्मेवारी बनती है कि इन सारी चीजों को नोट्स कर ले, अच्छे से पढ़ ले। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट्स हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं हमसे। और इसी तरीके से क्लासेस चलती रहेंगी रेगुलर। और आई होप कुछ क्लासेस 60 to 70 80 क्लासेस जाएंगी और लॉ का सारा पॉइंट्स जो है मैं क्लियर करते जाऊंगा। थैंक यू।